Bismillahirrahmanirrahim. Now it is our third lecture on the topic of clinical toxicology. We have already discussed in first two lectures different parameters and journal management of toxicity of different drugs as well as poisons or overdosing or forward whether it is intentional or unintentional in all cases. And in the last lecture, we also discussed the paracetamol toxicity and how we can manage. Now, today we are going to continue with another individual agent, which is alcohol. Alcohols में अगर हम बात करें, we have ethylene glycol, the first. What is ethylene glycol and how it causes toxicity? Available forms ethylene glycol commonly used in antifreeze and windshield de-icing solutions. ये जो होता है आमतौर पे एंटी फ्रीज होता है और विंडशील्ड डी आइसिंग सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से उन कंट्रीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर जो होते हैं जहाँ बर्फ़बारी बहुत होती है. तो जैसे सुबह के टाइम अगर वो उठते हैं तो अब वो उनको वर्क पे जाना है, तो सब जो विंडशील्ड है, जो सामने की जो शील्ड है गाड़ी की, उस पर जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, तो ये जो है वो सोल्यूशन जो है जब ये उस पर डालते हैं तो ये उसको जो है वो डी आइसिंग यानी उसको बर्फ़ को रिमूव कर देता है. तो इस वजह से जो है वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. दिस फॉर्म इज समटाइम्स कलरलेस एंड हैज़ स्वीट टेस्ट. और ये जो फॉर्म है ये कलरलेस भी होती है और इसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है. तो इस वजह से इस चीज़ का सबसे ज़्यादा खदशा होता है कि बच्चे इसका इस्तेमाल ना कर लें, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा. अगर ये कोई पी ले तो क्या टॉक्साइकोकाइनेटिक्स होगी, यानी टॉक्सिसिटी किस चीज़ किस्म की या हो सकती है. Ethylene glycol is hepatically metabolized by alcohol dehydrogenase enzyme to glycoaldehyde. यानी ये जो क्या होगा, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोल एल्डिहाइड में, विच इज़ देन मेटाबोलाइज बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज टू ग्लाइकोलिक एसिड. यानी ग्लाइकोएल्डिहाइड फिर फर्दर इसी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से फर्दर मेटाबोलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड. उसके बाद फिर ग्लाइकोलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू ग्लाइऑक्जेलिक एसिड, विच इज़ द मोस्ट टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. और जो ऑक्जेलिक एसिड का सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट है और ये हेपेटोटॉक्सिक होता है और बहुत तेज़ी से जो लिवर सेल्स हैं उनको डैमेज कर देता है. तो ये दरअसल वो ग्लाइऑक्जेलिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो दरअसल इथाइलिन ग्लाइकॉल की जो होती है वो डेंजरस होती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है. तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का रोल कि वो जो है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल को ग्लाइकोल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ही ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और फिर ग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्जेलिक एसिड में, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस मेटाबोलाइट है ऑक्जेलिक एसिड का. इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इसको हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 1 क्या है, किसको हम कहेंगे कि अगर है 0.5 to 12 आवर पोस्ट इंजेक्शन, यानी जो है वो इसको पिए हुए आधे घंटे से लेके 12 घंटे तक हो चुके हैं. उस दौरान क्या क्या होगा, एटेक्सिया होगा यानी बॉडी जो है वो लड़खड़ाएगी, निस्टैग्मस होगा यानी जिसको हम आँखों का भैंगापन भी कहते हैं, नौजिया है, वोमिटिंग है, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, उसी की वजह से शायद ये एटेक्सी है, यानी मस्कुलर जो होंगे वो मसल्स जो होंगे वो इतने स्ट्रेंथन नहीं रहेंगे और वो जो होंगे वीक होने लगेंगे और जो होगा वो बॉडी का बैलेंस आउट होने लगेगा. एंड सीवियर एसिडोसिस. मोर सीवियर ओवरडोजेस में हाइपोकैल्सेमिक टेटेनाई भी हो सकते हैं, यानी कैल्शियम की कमी से टेटेनाई यानी टेटेनिक सीजर्स, जो बॉडी में झटके होते हैं वो लग सकते हैं. सीजर्स हो सकते हैं यानी जो है वो लाइक एपिलेप्टिक सीजर्स जिस तरह से होते हैं वो हो सकते हैं. इसके अलावा सीजर्स के अलावा सेरेब्रल एडिमा, कोमा एंड फाइनली डेथ. स्टेज 2 किसको कहेंगे हम, 12 to 24 आवर पोस्ट इंजेक्शन. इसमें होगा टेकिपनिया यानी सांस बहुत तेज़ी से चलेगी. इसके अलावा साइनोसिस, ठीक है, यानी जो है ब्लूइशनेस ऑफ द स्किन, टेकिकार्डिया होगा, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, पल्मोनरी एडिमा होगा एंड निमोनाइटिस यानी जो लंग में जो होगा जो लंग के जो मसल्स हैं जो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी जिसको निमोनाइटिस कहते हैं. इसके बाद स्टेज 3 क्या होगी, 24 to 72 आवर पोस्ट इंजेक्शन, यानी 24 से 72 घंटे गुजर चुके हों.
फ्लैंक पेन यानी जो फ्लैंक रीजन होता है एब्डोमेन पे, वहाँ पे पेन होगा, जो कि यूजुअली जो रीजन होता है लिवर का रीजन जो होता है। कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस यानी जो कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस यानी जो कॉस्टल बोन है, वर्टिब्रल बोन है, वहाँ पे टेंडरनेस यानी खिंचाव होगा, वो भी बेसिकली लिवर डैमेज होने की वजह से हो रहा होगा। इसके अलावा ऑलिगोयूरिक रीनल फेलियर यानी पेनफुल यूरिन होगा और पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा होगा। तो ये इसकी इस पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो रही होगी। लेबॉर्ट्री डेटा की अगर हम बात करें तो लेबॉर्ट्री डेटा में रिवील सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया एंड कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स इन द यूरिन एनालिसिस और यूरिन डीआर, और जो कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स आ रहे होंगे यूरिन टेस्ट में यानी यूरिन रिपोर्ट में, यूरिन डीआर में, यूरिन डिटेल रिपोर्ट में, या जिसको यूरिन एनालिसिस भी कहा जाता है। अच्छा जनाब, अगर इस किस्म का पेशेंट हो तो फिर उसको ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक लवाज इज़ परफॉर्म विद इन 30 मिनट्स ऑफ इंजेक्शन। अगर अभी 30 मिनट्स हुए हैं तो विद इन 30 मिनट्स हुए तो गैस्ट्रिक लवाज करें, तो उससे काफ़ी हद तक सिचुएशन को आप रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी 0.5 आवर भी नहीं हुआ है, स्टेज 1 भी अचीव नहीं हुई है। इसके अलावा IV इथेनॉल इज़ यूज इन सिचुएशन in which fomepizole is not available. Fomepizole is a direct acting agent, और ये क्या फेमिपिजोल क्या करता है कि ये जो एंजाइम जिसका तस्करा किया है हमने कि ये जो मेटाबोलाइज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो ये फोमिपिजोल इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो लाजिम बात है जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो फिर ग्लाइकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइकोएल्डिहाइड नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली फिर ग्लाइऑक्जेलिक एसिड भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से जो है इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर फोमिपिजोल अवेलेबल नहीं है तो फेमिपिजोल इफ़ नॉट अवेलेबल देन वी यूज़ IV इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल देते हैं। उसकी एक वजह है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इंडिकेशन क्या है? इंक्लूडेड इथाइलिन ग्लाइकॉल मोर देन इंडिकेशन इंक्लूड एन इथाइलिन ग्लाइकॉल लेवल ग्रेटर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, यानी ब्लड लेवल जो है उसका इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। सस्पिशियन ऑफ इंजेक्शन ऑफ पेंडिंग लेवल, ठीक है ना, यानी ये कि जो है ना बहुत ज़्यादा लेवल अभी है वो बढ़ा नहीं है, अभी और बढ़ेगा लेवल। एंड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी सोडियम और पोटेशियम का गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि उसका एक जो बैलेंस होता है वो आउट हो गया है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है विथ ए हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन रिगार्डलेस ऑफ लेवल। और अगर हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन हो, लेवल अगर आप नहीं पता कर सकते हो क्योंकि लेवल पता करने में टाइम भी लग जाएगा, लेकिन कंफर्म हो गया कि पेशेंट ने जो है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल पिया है, तो फिर आप IV इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? इथेनॉल डोजेज एंड इथेनॉल लेवल एटलीस्ट 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुड बी मेंटेन, यानी आप इतना दें कि ब्लड लेवल इसका कम से कम 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेंटेन हो जाए। इसके अलावा लोडिंग डोज इज 7.5 to 10 ml पर kg ऑफ 10% इथेनॉल। जो इसकी लोडिंग डोज होगी वो ये होगी 7.5 से लेके 10 ml पर kg ऑफ 10% इथेनॉल, यानी 10% इथेनॉल लेंगे, उसे जो जिसकी स्ट्रेंथ जो कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए 7.5 से लेके 10 ml पर kg पेशेंट के वेट के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। इन डेक्सट्रोज 5% इन वाटर ओवर 1 आवर, और ये जो आपने देना है अराउंड 7.5 to 10 ml पर kg 10% इथेनॉल डेक्सट्रोज 5% के साथ आपने देना है इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर, देन फॉलोड बाय मेंटेनेंस इन्फ्यूजन ऑफ 1.4 ml पर kg पर आवर। तो इसको देने के बाद लोडिंग डोज ये देने के बाद आपने फिर मेंटेनेंस इन्फ्यूजन रेट मेंटेन करना है 1.4 ml पर kg पर आवर। यही 1.4 ml जो होगा यानी 10% इथेनॉल का 1.4 ml यूज़ किया जाएगा पर kg के हिसाब से टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इन्फ्यूजन रेट्स में नीड टू बी इंक्रीज इन पेशेंट्स रिसीविंग हीमोडायलिसिस, जिनमें हीमोडायलिसिस के केसेस हों तो उनमें जो है फिर आप इन्फ्यूजन रेट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फॉमिपेजोल की अगर हम बात करें तो फॉमिपेजोल इज़ ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप फॉमिपेजोल यूज़ कर रहे हैं, जिसको एंटीजोल भी कहते हैं, तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर है। उससे फ़ायदा ये होगा कि दैट कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आइदर मिथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल।
इसकी फर्मीपेजोल की लोडिंग डोज क्या है? एडमिनिस्टर्ड ए लोडिंग डोज ऑफ 15 मिलीग्राम पर केजी अप टू 1 ग्राम इन 100 ml of dextrose 5% water और 0.9% सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूज ओवर 30 मिनट्स। तो आप 100 ml डेक्सट्रोज 5% वाटर में दे रहे हो या 0.9% यानी नॉर्मल सेलाइन में दे रहे हो। दोनों सूरतों में इसकी डोज जो बनेगी वो 15 मिलीग्राम पर केजी और मैक्सिमम 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम तक आप जा सकते हैं लोडिंग डोज के तौर पर, और ये 30 मिनट में इन्फ्यूज़ करना है। लोडिंग डोज के बाद मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 10 मिलीग्राम पर केजी एवरी 14 आवर, 10 मिलीग्राम पर केजी एवरी 14 आवर फॉर 4 डोजेस, और देन इंक्रीज टू 15 मिलीग्राम पर केजी टू ऑफसेट ऑटो इंडक्शन फिनोमेना, यानी क्योंकि ऑटो इंडक्शन हो जाएगी फिर, यानी दोबारा जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो है वो और ज़्यादा बनने लगेगा, तो उसको इनिबिट करने के लिए डोज बढ़ानी पड़ेगी 15 मिलीग्राम पर केजी अंटिल मिथेनॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल लेवल्स आर लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर मिथेनॉल बन रहा हो या इथाइलिन ग्लाइकॉल हो, उसके लेवल जो है लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए, जिससे फिर टॉक्सिसिटी का खदशा नहीं होगा। पायरिडॉक्सिन की अगर हम बात करें तो पायरिडॉक्सिन हम देंगे 100 मिलीग्राम एवरी डे, एंड जो कि विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। इसके अलावा थायमीन 100 मिलीग्राम IV एवरी डे are cofactor that may convert glycolic acid to नॉन ऑक्जेलेट मेटाबोलाइट। ये कोफैक्टर हैं, ये दोनों पायरिडॉक्सिन हो गए, थायमीन हो गए। ये क्या करेंगे? ग्लाइकोजेलिक एसिड जो बन गया है उसको नॉन ऑक्जेलेट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये जो ऑक्जेलिक एसिड बन रहा था इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम अभी ये बात देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसका एविडेंस आपके सामने है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हम देंगे एसिडोसिस के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज टू करेक्ट द एसिडोसिस। हीमोडायलिसिस की अगर हम बात करें तो हीमोडायलिसिस फॉर्मिपेजोल मस्ट बी कंटिन्यूड इन हीमोडायलिसिस पेशेंट एंड द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नीड टू बी इंक्रीज। ठीक है, तो उसमें रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप बढ़ा दें क्योंकि ज़्यादा चाहिए होगा। इंडिकेशन इंक्लूड द इथाइलिन ग्लाइकॉल ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड सीवियर एसिडोसिस। यानी हीमोडायलिसिस किन पेशेंट में किया जाएगा? उन पेशेंट में जिनमें इथाइलिन ग्लाइकॉल मोर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, या पेशेंट हो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के या रीनल फेलियर के या बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडोसिस के। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं। देखिए, ये तो हमने देख लिया कि फॉर्मिपेजोल इज ए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर, और यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि IV इथेनॉल इज यूज इन सिचुएशन इन विच फॉर्मिपेजोल इज़ नॉट अवेलेबल। तो फॉर्मिपेजोल इज़ नॉट अवेलेबल, तो उसमें IV इथेनॉल क्या करेगी ऐसा कि जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि IV इथेनॉल जो होगी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को यूटिलाइज़ कर लेगी, और उसके नतीजे में ये होगा कि सारा का ज़्यादा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो होगा वो IV इथेनॉल यूटिलाइज़ कर लेगा। तो IV इथेनॉल जब यूटिलाइज़ होगा तो IV इथेनॉल से जो बनेगा वो बनेगा एसिटिक एसिड, यानी फाइनल जो होगी, जैसे इसमें ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है, इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो यानी इथाइल एल्डिहाइड होगी। इथाइल एल्डिहाइड से इथाइलिन ग्लाइकॉल इथाइल एल्डिहाइड, और उसके बाद फिर एसिटिक एसिड बनेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिटिक एसिड है वो डेंजरस नहीं है, वो टॉक्सिक नहीं है। वैसे भी एसिटिक एसिड हम लेते तो हैं अपने फूड में, लाइक जिसको हम सिरका कहते हैं आम फूड में, तो वो तो नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि वो तो हेल्दी होता है क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है वो। तो IV इथेनॉल जो होगी वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को यूटिलाइज़ करके एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगी, और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस सारा का सारा यूटिलाइज़ हो जाएगा। जब वो यूटिलाइज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि फिर जब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस नहीं होगा तो फिर उस सूरत में इथाइलिन ग्लाइकॉल से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट यानी ग्लाइऑक्सैलिक एसिड बन रहा है वो बनना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम IV इथेनॉल भी देते हैं। अच्छा, ये हो गई इथाइलिन ग्लाइकॉल के हवाले से बात। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एजेंट पे, या दूसरा जो अल्कोहल है, दैट इज मिथेनॉल। अवेलेबल फॉर्म्स इंक्लूड गैस लाइन एंटीफ्रीज, यानी जो ये कि बड़ी बड़ी जो गैस लाइन होती हैं, जैसे कि जो उसकी जो इंडस्ट्रीज़ में जो गैस लाइन होती हैं, ACG गैस लाइन है, अच्छा, तो उसमें जो है एज एंटीफ्रीज के उसमें गैस जम ना जाए। इसके अलावा विंडशील्ड वॉशर, उसमें भी होता है वही विंडशील्ड जो सामने की जो स्क्रीन होती है कार की, एंड सम स्टर्नो, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। स्टर्नो क्या होता है? ये जेली फॉर्म में अल्कोहल होता है,
जेलीड अल्कोहल होता है, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है एज ए जेली। तो लेकिन ये कि ये खाने पीने के लिए नहीं होता, तो अगर ये जो है वो ये कि फूड में चला जाए या कोई खा ले इसको, तो फिर उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। एनीवे, इसकी टॉक्साइकोकाइनेटिक्स क्या है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, वही एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेट्स कन्वर्ट्स मीथेनॉल टू फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, मीथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, विच इज़ देन कन्वर्टेड टू फॉर्मिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड इज अगेन डेंजरस, इट इज़ ऑल्सो टॉक्सिक, ये भी जो है वो बॉडी को हार्म पहुंचाता है, पर्टिकुलरली लिवर को। तो इस वजह से जो है वो ये फॉर्मिक एसिड जो होता है वो ये बनना नहीं चाहिए। वैसे भी मीथेनॉल को हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कच्ची शराब। अक्सर आपने सुना होगा कि रमज़ानों में कच्ची शराब पी के इतने लोगों की हालत ख़राब हो गई, उनका लिवर डैमेज हो गया। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने ये पिया होता है, तो उसको उनके लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को जो है वो यानी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस मीथेनॉल को यानी कच्ची शराब को पहले फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड फिर लिवर को डैमेज कर देता है। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, इसको हमने 2 स्टेज में डिवाइड किया है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो यूफोरिया यानी फॉल्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ग्रीगेरियसनेस, ओके, एंड मसल वीकनेस फॉर 6 to 36 आवर एंड डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। यानी यूफोरिया हो रहा है या ग्रीगेरियसनेस हो रही है या मसल वीकनेस हो रही है, तो ये डिपेंड होगा कि फॉर्मिक एसिड कितनी तेज़ी से बन रहा है। अच्छा, ग्रीगेरियसनेस क्या होती है कि इसमें जो होता है कि इंसान जो होता है वो सोशल गैदरिंग को पसंद करता है, गपशप वाली गैदरिंग को, तो वो होती है ये। तो यानी इस तरह का जो है ना वो गैदरिंग जो है वो पसंद करता है स्टेज 1 में। स्टेज 2 क्या होगी, वोमिटिंग, अपर एब्डोमिनल पेन, मीन्स के जो है वो लिवर डैमेज होना शुरू हो गया फॉर्मिक एसिड की वजह से, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, रेस्टलेसनेस, डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड ब्लड विजन होना, यानी अब ये कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो गई है, एंड फोटोफोबिया, लाइट से जो है वो खौफ आएगा, फोटोफोबिया होगा, और फिर वो जब ऑप्टिक नर्व कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी तो ब्लाइंडनेस। इसके अलावा कोमा, सेरेब्रल एडिमा, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, सीजर्स, एंड फाइनली डेथ। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं स्टेज 2 में। लेबॉर्ट्री डेटा की अगर हम बात करें तो लेबॉर्ट्री डेटा इंक्लूड सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें भी हाइपर ग्लाइसीमिया एंड हाइपर एमाइलेजीमिया, यानी एमाइलेज एंजाइम भी इसमें बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट अगेन ऑलमोस्ट सेम, गैस्ट्रिक लवाज एंड चारकोल हैज़ नॉट बीन शोन टू बी टू एब्जॉर्ब्ड अल्कोहल, तो चारकोल देने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक लवाज हम कर सकते हैं। IV ethanol we can use in situation in which fomepizole is not available. Again, same indication include any peak methanol level greater than 20 milligram per deciliter. या फिर अगर आप सस्पिशन भी हैं, सस्पिशियस इंजेक्शन विद ए पॉजिटिव हिस्ट्री और एनी सिम्टोमेटिक पेशेंट विद एनाइन गैप ऑफ एसिडोसिस, यानी सोडियम और पोटेशियम का गैप बहुत ज़्यादा हो गया एनाइन का, यानी जो इनका नॉर्मल जो रेंज होती है उसमें जो है वो बिल्कुल आउट हो गए हों और वो एसिडोसिस की वजह से हो रहा है, तो उसको जो है हम एनाइन गैप कहते हैं। तो दैट इज़ IV इथेनॉल जो है उसमें हम यूज़ करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन सेम एज पर इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो हम अभी इथाइलिन ग्लाइकॉल के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। सेम डोज यूज़ की जाएगी, सेम मेथड से यूज़ की जाएगी, कोई डिफरेंसेस नहीं आपको मिलेंगे। फोलिक एसिड है इसके अलावा दिया जाएगा एडमिनिस्टर 1 मिलीग्राम पर केजी और मैक्सिमम 50 मिलीग्राम, ये आपने देना है। कैसे देना है, IV देना है एवरी 4 आवर्स फॉर 6 डोजेज इन 6 डोजेज इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉर्मेट, यानी वो जो फॉर्मिक एसिड बन रहा है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए दिया जाएगा ताकि फॉर्मिक एसिड जो है वहाँ से लिवर से रिमूव किया जाए। इसके अलावा फॉर्मिपेजोल भी देंगे। फॉर्मिपेजोल अगर यह है IV इथेनॉल के बजाय आप फॉर्मिपेजोल दे रहे हैं, वही अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट होने लगेगा तो उससे क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा और फिर टॉक्सिसिटी को जो है आप कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट आप देंगे, वही टू रिवर्स द सीवियर एसिडोसिस, जो एसिडोसिस है उसको कंट्रोल करने के लिए। हीमोडायलिसिस की भी इंडिकेशन है, कब होगी हीमोडायलिसिस इज यूज व्हेन द मिथेनॉल लेवल इज ग्रेटर दैन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और हीमोडायलिसिस की क्या रिकमेंडेशन है, किस कंडीशन में हीमोडायलिसिस करेंगे, सीवियर रेजिस्टेंट एसिडोसिस,
रीनल फेलियर एंड विजुअल सिम्टम्स भी आ रहे हो, तो यानी ये कि जो है वही ब्लड विजन या ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट जा रहा हो, तो फिर उस सूरत में हीमोडायलिसिस की जो है वो इंडिकेशन है, यानी ये ट्रीटमेंट के तौर पर हीमोडायलिसिस हम करेंगे। तो इसके साथ ही हमने ये जो अल्कोहल्स जो हैं, जो मेन अल्कोहल्स जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं एंटीकोगुलेंट्स पे। एंटीकोगुलेंट्स पे अगर हम आए तो हमारे पास हैं हेपेरिन्स एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स। तो हेपेरिन्स की अगर हम बात करें तो अवेलेबल डोजेज फॉर्म्स इंक्लूड पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स फॉर आईवी एंड सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, और सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन भी है इनकी हेपेरिन की और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की। अच्छा, टॉक्साइकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें, हेपेरिन हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1.1 to 1.5 आवर and is primarily metabolized in the liver. The newer low molecular weight heparin like enoxaparin, deltaparin and tinzaparin, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, जो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ है उनमें, हैव ए लॉन्गर हाफ लाइफ स्पेशली इन पेशेंट विद रीनल फेलियर। तो इनकी हाफ लाइफ रिलेटिवली लॉन्गर होती है और रीनल फेलियर में तो और ज़्यादा हाफ लाइफ बढ़ जाती है। इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? लुक्स फॉर एनी साइंस ऑफ सिम्टम्स और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग और ब्रूजिंग। ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग यू नो इट वेरी वेल, हैमरेजेस होना शुरू हो जाएंगे। ब्रूजिंग यानी ये कि स्किन पे रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी और पता चलेगा कि हाँ भाई ये अब ये कि यहाँ से जो है वो ब्लड भी किसी भी वक्त आ सकता है। तो ये जो है वो ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग की साइन एंड सिम्टम्स होंगी, ये इनकी टॉक्सिसिटी की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी। लेबॉर्ट्री डेटा अगर हम इनका देखना चाहें तो ऑब्टेन्ड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसमें हम बात कर चुके हैं। ब्लीडिंग टाइम चेक करें एंड प्लेटलेट काउंट चेक करें, क्योंकि चाहे हेपारिन ले रहा हो पेशेंट या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन ले रहा हो, दोनों सूरतों में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो ये रिड्यूस कर रहे होंगे। इस वजह से प्लेटलेट काउंट भी चेक करना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर इसको रिवर्स कैसे करना है? तो ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉपिंग हेपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन। हेपेरिन जो आप दे रहे हैं उसको स्टॉप कर दें फॉर 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे के लिए, एंड री स्टार्टिंग थेरेपी एट रिड्यूस डोज कैन रिवर्स माइल्ड ओवर एंटीकोगुलेशन। अगर वो माइल्ड जो है वो एंटीकोगुलेशन है, यानी माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो फिर 1 to 2 आवर आपने जब उसको स्टॉप किया और उसके बाद थेरेपी रीस्टार्ट की, यानी इन्फ्यूजन जो था वो हेपेरिन का रीस्टार्ट किया बट रिड्यूस रेट, तो फिर जो होगा वो माइल्ड कंडीशन में तो ये सिचुएशन को रिवर्स कर देगा। बट अगर सिचुएशन ऐसी हो कि सिचुएशन बहुत सीवियर हो, देन इन सीवियर ओवरडोजेज में रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटामाइन और प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन क्या है? वो इसका एंटीडोट है, वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है हेपेरिन को। तो वो कैसे करेगा? प्रोटामाइन कंबाइन विद हेपेरिन एंड न्यूट्रलाइजेज इट। ठीक है, तो ये जो है कंबाइन होगा इसके साथ और हेपेरिन को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। और कितने मिलीग्राम है प्रोटामाइन न्यूट्रलाइजेज करेगा, कितने हेपेरिन को? वो है 1 मिलीग्राम प्रोटामाइन न्यूट्रलाइजेज 100 यूनिट ऑफ हेपेरिन। तो उस हिसाब से जितने यूनिट हेपेरिन जो हो वो उस हिसाब से फिर प्रोटामाइन की डोज दी जाएगी। प्रोटामाइन शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली। ठीक है, एक तो ये स्लोली, दूसरा इंट्रावेनसली ओवर 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि इससे जो है वो, क्योंकि ये भी प्रोटीन है तो इससे हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस हैं, इसलिए इसको एडमिनिस्टर स्लोली एंड इंट्रावेनसली। डेफिनेटली प्रोटामाइन आप सीवियर कंडीशन में दे रहे हैं तो इंट्रावेनस तो आपको देना पड़ेगा और शॉर्ट आईवी इन्फ्यूजन से देना पड़ेगा। वो इन्फ्यूजन जो होगा वो तकरीबन 10 मिनट का होगा। द मैक्सिमम डोज ऑफ प्रोटामाइन इज 50 मिलीग्राम इन एनी 10 मिनट पीरियड, और आप मैक्सिमम डोज जो है वो प्रोटामाइन की दे सकते हैं 50 मिलीग्राम इन 10 मिनट पीरियड। 10 मिनट में जो डोज मैक्सिमम जा सकती है प्रोटामाइन की वो 50 मिलीग्राम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट अबाउट द मेथड्स ऑफ रिवर्सिंग द ओवर एंटीकोगुलेशन विद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स। यानी कंट्रोवर्सी ये एग्जिस्ट करती है कि क्या हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स से अगर टॉक्सिसिटी हो रही हो, यानी एनॉक्सापेरिन, डेल्टापेरिन और टिंजापेरिन से अगर टॉक्सिसिटी हो रही हो,
तो उस सूरत में क्या प्रोटामाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और क्या उसका इफ़ेक्ट होगा नहीं होगा, क्या वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स को न्यूट्रलाइजेस करेगा या नहीं करेगा, ये एक डिबेटेबल और ऐसा फैक्टर है कि जिस पे अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर क्लिनिकल डेटा यानी क्लिनिकल स्टडीज़ मौजूद नहीं है। सपोज तो यही किया जाता है कि प्रोटामाइन जो होगा वो इनको भी न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन हमारे पास कोई इसके जो स्पेसिफिक एविडेंसेस हैं या कोई साउंड एविडेंसेस वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसी वजह से कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करती है अबाउट द मेथड ऑफ रिवर्सिंग द ओवर एंटीकोगुलेशन विद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स। Some sources recommend the administration of protamine to neutralize part the effects of these anticoagulants। यानी अब बात की जा रही है कि ठीक है, अगर हम प्रोटामाइन देंगे भी तो वो इसके एंटीकोगुलेंट इफेक्ट के सिर्फ एक पार्ट को इनहिबिट करेगा, कंप्लीट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी कंप्लीट जो होगा वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो होगा वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इसकी एफिकेसी होगी इस सिचुएशन में वो अप टू द मार्क नहीं होगी। वेयर एज केस रिपोर्ट्स रिपोर्टेड सक्सेस विद रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7, जबकि केस रिपोर्ट ये कहती है कि रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7 देना ज़्यादा बेहतर है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स की टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी उससे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, बजाय इसके कि आप जो है वो प्रोटामाइन सल्फेट को एडमिनिस्टर करें, तो उससे जो है वो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट मिला है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी हमें देखना पड़ेगा कि ये बात की जा रही है केस रिपोर्ट्स की, कि ये केस रिपोर्ट्स हैं, कोई प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। क्योंकि अगर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस की बात की जाए तो केस रिपोर्ट्स की जो वर्थ है एज ए क्लिनिकल एविडेंस वो बहुत वीक है। यानी केस रिपोर्ट्स आर वेरी वीक एविडेंस, यानी आप इन पे कोई बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। यानी आप ये कहें कि इनकी क्वालिटी वीक होती है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का एविडेंस कौन सा होता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का एविडेंस होता है मेटा एनालिसिस ऑफ लार्ज क्लिनिकल स्टडीज। मेटा एनालिसिस के बाद जो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बेहतरीन एविडेंस कहलाता है वो कहलाता है लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, तो वो जो होता है वो भी एक अच्छा एविडेंस कंसिडर किया जाता है। लेकिन केस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो केस रिपोर्ट्स की जो वर्थ है उसके मुकाबले में बहुत कम होती है। इसकी जो वर्थ होती है वो हम जो है वो उसको जो है वो यानी उसके इस एविडेंस को हम कोई क्वालिटी एविडेंस कंसिडर नहीं कर सकते। तो इस वजह से केस रिपोर्ट की वर्थ जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वही वाली बात है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7 के हवाले से जो केस रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं तो इसमें जो है वो ये जो के फैक्टर 7 के हवाले से जो केस रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या स्ट्रॉन्ग स्टडी के तौर पर कंसिडर नहीं किया जा सकता। अच्छा, दीज ओवरडोजेस शुड बी रेफर टू द हेमेटोलॉजिस्ट और द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। लिहाजा क्योंकि कोई प्रॉपर एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता रिगार्डिंग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स, लिहाजा अब अगर इनकी डोज ओवरडोज हो जाए और उससे टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाए तो फिर आप हेमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए या पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कंसल्ट कीजिए, उन फार्मासिस्ट को कंसल्ट कीजिए जो इस डिज़ीज़ के ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो एंटीकोगुलेशन के जिनके पास स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स के लिए क्या एंटीडोटल थेरेपी अख्तियार करनी चाहिए, कौन से पेशेंट के लिए क्या बेहतर रहेगा, कौन से पेशेंट के लिए रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7 ज़्यादा बेहतर रहेगा और कौन से पेशेंट के लिए प्रोटामाइन सल्फेट को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें जो है वो अभी क्योंकि एम्बिग्विटी है इसलिए इसकी जो क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है तो आपको हेमेटोलॉजिस्ट
यानी जो एक्सपर्ट है ब्लड डिजीज़ेस का, या फिर पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जो वो फार्मासिस्ट जो कि हेमेटोलॉजी में काम करता है, या जिसके पास जो है वो स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हैं, वो फार्मासिस्ट एंटीकोगुलेंट मैनेजमेंट में, तो वो उस फार्मासिस्ट की जो राय होगी या जो उसका जो कंसल्टेशन होगी, वो जो उसके जो रेफ़र करके वो जो कुछ बात आपको या एडवाइस करेगा, उसकी एडवाइस वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्थेबल यानी वैल्यूएबल होगी। इसके साथ ही अब हमारा ये लेक्चर आज का कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट अनदर ड्रग, द ओरल एंटीकोगुलेंट विच इज़ वारफेरिन। तो आई होप दिस लेक्चर वुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, आपने इसको कॉम्प्रीहेंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।